हाय, वेलकम बैक। अगर आपको याद होगा, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने इस चैनल पे कि हमारी इंडियन इकॉनमी जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस के थ्रू जाने वाली है। जो चीज आज से 3 महीने या 4 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था, वो एग्जैक्टली exactly आज होने जा रहा है। वैसे तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन जो आज आई हुई है, जो क्राइसिस आया हुआ है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आज से 2.5 महीने पहले जस्ट ईरान अमेरिका युद्ध से पहले बोले थे कि कोविड लाइक सिचुएशन आ गया है। ये प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में सिंस 2016 ही शुरू हो चुका था, क्योंकि इसका मेजर इम्पैक्ट जो है उसको छुपाया गया था। चीजों को एडमिट नहीं किया गया था, जो हमारे जो फॉल्ट लाइंस थे इकोनॉमी के उसको एडमिट नहीं किया गया था, और इसको अंडर द कारपेट डाल दिया गया था विद द क्रिएशन ऑफ सम फेक डेटा, विद द क्रिएशन ऑफ सम डे ड्रीमिंग और सम सॉर्ट ऑफ गिविंग अ फॉल्स होप टू द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन इसका सही इम्पैक्ट 2 बार 3 बार उभर कर आया। एक बार 2016 के नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन के बाद आया। उसके तुरंत बाद जो है कोविड आ गया 2019-20 में। उसमें भी आया, उस समय भी सारा ब्लेम, सारा ठिकरा जो है कोविड पे थोप दिया गया। लोगों को ये इम्प्रेशन दिया गया कि जो भी क्राइसिस हुई है, जो भी प्रॉब्लम आया है इंडियन इकोनॉमी में, वो गवर्नमेंट की बैड प्लानिंग या रॉन्ग प्लानिंग की वजह से नहीं आएंगे, बल्कि कि एक ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से आई। और ऑफ लेट एक फिर से जो है एक नया एक्सक्यूज ढूंढा जा रहा है, एक नया स्केपगोट ढूंढा जा रहा है टू द ईरान यूएस वॉर, कि भाई इसकी वजह से क्राइसिस हुई है। देयर इज नो गेन सेइंग अबाउट द फैक्ट कि बोथ कोविड और ईरान वॉर के क्राइसिस के वजह से इंडियन इकोनॉमी को झटका मिल लगा है। लेकिन ये क्या है, कोविड और ईरान के समय, ईरान युद्ध में जो अभी चल रहा है, अभी करेंटली खत्म भी नहीं हुआ है, ये जो है एक, आप समझ जाइए कि एक इमीडिएट कॉज के तौर पे उभर कर आया है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, हम सब अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, वो एक टाइम टू टाइम जो है वो सप्रेस किया जा रहा था लोगों को। ओवर द पीरियड जो है करीब 50-60 ईयर्स से ये बिल्डअप हो रहा था वो। और वो इमीडिएट कॉज के तौर पे जो काट कार्टिलेज था जो उसमें गन्स में, जिसमें ये रूमर उड़ा दिया गया था कि पिग और काउ के फैट्स के से बनते हैं वो कार्टिलेज, जिसको मुंह से निकालना था। तो बहुत हिंदू मुस्लिम जो नाराज हो गए थे, और वही कारण को बताया जाता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो एक जस्ट इमीडिएट कॉज था 1857 के रिवोल्ट में। उसी तरीके से कोविड का पीरियड जो है, जो कोविड के दौरान जो वर्ल्ड की इकॉनमी इंक्लूडिंग इंडियन इकॉनमी को जो नुकसान हुआ था, वो एक इमीडिएट कॉज के तौर पे आया था उभर कर। दूसरा जो अभी जो है, अभी की जो क्राइसिस आ रही है, वो इमीडिएट कॉज के तौर पे आया। सच्चाई ये है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसी समय से शुरू हो गई थी जब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत ट्रैक पे चली गई थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था डीमोनेटाइजेशन। और इसीलिए आप देखिए कि डीमोनेटाइजेशन को के सक्सेस को कभी भी गवर्नमेंट सेलिब्रेट नहीं करती। हाँ, ये अलग बात है कि प्रोपोगेंडा मूवीज यूज करके आपको डीमोनेटाइजेशन के फायदे बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो वो तो कोई भी गवर्नमेंट करती है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में राइट फ्रॉम द बिगनिंग प्रॉब्लम रहा है। इन्होंने हमेशा जो जीडीपी का डेटा है उसको इन्फ्लेट करके दिखाया हुआ है। इन्होंने फेक जीडीपी का एक न्यू क्राइटेरिया उन्होंने
ये किया है। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, ठीक है, जो कि काफी आई ओपनिंग होगी। मैं आपको सबसे पहले उस प्रेजेंटेशन पे लेके चलना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद बताना चाहता हूँ कि आज के दौर पे क्या इकोनॉमिस्ट जो है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, वो जो मोदी गवर्नमेंट और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के क्रिटिक रहे हैं वो तो बोलते ही आए हैं, हमेशा से बोलते आए हैं, लेकिन जो हमेशा से मोदी गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम किए हैं और उनके प्रशंसक रहे हैं, उनके सपोर्टर रहे हैं, उनके भी क्या व्यूज हैं, वो आपको सबसे लास्ट में मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप। और आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि क्या हमारी इकोनॉमिक हालत जो है, वो क्या अभी केवल ईरान और यूएस वॉर की वजह से हुआ है इकोनॉमी इकोनॉमी की हालत। आज बहुत दिनों बाद जो है गवर्नमेंट इसको इक्नॉलेज करने लगी है कि भाई इकोनॉमी में मेजर प्रॉब्लम आ गया। लेकिन सारा ब्लेम, जैसे मैंने पहले बोला कि सारा ब्लेम जो वॉर और उससे पहले कोविड पे थोप दिया गया। कोविड के ठीक पहले भी हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। आपको अगर कहीं नहीं जाना है तो आप 2019 18-19 की जो इकोनॉमिक जो गाइडलाइंस हैं उनको देख लीजिए जाके। जो हमारे जो रिपोर्ट हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उनको पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उस समय जो है कहीं आईएमएफ से एक डेटा आ जाता था, हाँ जी इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसी को दिखा कर, वही सब्ज बाग दिखा के लोगों को बताया जाता था। सच्चाई ये थी कि देवर सम इनहेरेंट प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि इस गवर्नमेंट में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टैलेंट, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टैलेंट, और जो टैलेंटेड पीपल थे जिसको मोदी गवर्नमेंट ने शुरू में लाए थे अपने टीम में और एक अच्छी प्लानिंग शुरू की थी, वो धीरे 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 छोड़ के चले गए। सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन गए, फिर बहुत सारे लोग जो मोदी जी के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, वो पनग्रिया थे, वो छोड़ के चले गए। एक बहुत बड़े एडमायरर हुआ करते थे सुजीत बेला, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है एक आर्टिकल लिखा है पेपर में, वो भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन पे दिखाना चाहता हूँ, एक प्रेजेंटेशन दिखाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कि मैं उस प्रेजेंटेशन में आपको लेके जाना चाहता हूँ। Let me open that presentation. I made this presentation for you only. Indian economy, a critical analysis. Let's open this and let's see in a slideshow right from the beginning what is there. I made this presentation in such a way that थोड़ा सा bold, beautiful आपको दिखे, और इसमें मेरे व्यूज हैं, लेट मी एडमिट। और मेरे इन व्यूज इस बेसिस पे नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ हूँ वगैरह वगैरह, बल्कि जो इंडियन इकोनॉमी को जो अपनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है उसमें समझा हूं मैं, उससे है। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। शॉक ऑफ 2016। 2016 में मेरे ख्याल से एक मेजर शॉक लगा इंडियन इकोनॉमी को। वो क्यों हुआ कि इसकी इसमें जो ओवरनाइट एक डिसीजन ली गई डीमोनेटाइजेशन की, वो डीमोनेटाइजेशन जो है इंडियन इकोनॉमी को का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसको तकरीबन 2% या अ लिटिल मोर देन 2% के से गिरा दिया। और यही जो है हमारा प्रीवियस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कहना था, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। इस शॉक से अभी हम उभरे ही नहीं थे कि कुछ और आ गया। अभी आप देखिए डिमोनेटाइजेशन टाइम में क्या था। नवंबर 2016 में 86% ऑफ करेंसी स्क्रैप कर दिए गए ओवरनाइट। मैसिव कैश शॉर्टेज हुआ। मैसिव कैश शॉर्टेज के दौरान जो है, जो हमारी जो एसएमईज थे, एसएमईज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, इंटरप्राइजेस थे, उनको तगड़ा झटका लगा, तगड़ा झटका लगा, बिकॉज दे वर ऑल कॉस्ट कैश बॉर्न इंडस्ट्रीज एंड ऑल। उनमें सारे ट्रांजैक्शन जो है कैश में होते थे, लोगों की सैलरी कैश में जाती थी, रॉ मटेरियल्स कैश से आता था, एक कैश की इकॉनमी थी। उस समय ये बताया गया हम लोगों को कि बॉस
ये जो है कैश इकोनॉमी को हम खत्म कर रहे हैं, जिससे ब्लैक इकोनॉमी चली जाएगी। ब्लैक जो इकोनॉमी में जो मनी पड़ा हुआ है ब्लैक मार्केट में, वो सब निकल आएगा, बाहर आएगा। उम्मीद किया जा रहा था करीब 5 to 10% जो है वो ब्लैक मनी जो बाहर आ जाएगा। और जो 2% का जो नुकसान हो रहा है हमारी इकोनॉमी को, वो जो 10% का हम जो है रिकवरी करेंगे उससे होगा। लेकिन हुआ क्या? बाय 2019 आते आते आप देखेंगे कि हमारी जो टोटल जो नोटबंदी का जो न्यू चेंज किया गया था, डिमोनेटाइजेशन किया गया था, उसके 99.3% नोट्स जो है वो बैंक में रिटर्न आ गए। ठीक है। तो जो मेन गोल था कि ब्लैक मनी को हम बाहर कर लेंगे, हटा देंगे सिस्टम से, वो हुआ नहीं। छोटे मोटे गोल्स जो हैं, जैसे कि फेक करेंसीज वगैरह, फेक करेंसीज कितने हुए? किसी भी इकोनॉमी में फेक करेंसीज की एक लिमिटेशन होती है। वो इकोनॉमी में 0.5% या 0.25% तक जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि उससे होने से टेररिस्ट के हाथ में जो पैसा चला जाता है वो सब पैसा नहीं जाएगा। थोड़े देर पीरियड के लिए, 2-3 महीने के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद कितने बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए, पुलवामा हुआ, क्या क्या हुआ, वो आप हम सब जानते हैं। इसमें मुझे आपको वो सब चीज लेके गोल पोस्ट नहीं चेंज करना है, चीजें से भटकना नहीं। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेट जो है वो एक 45 लो पे चली गई, जो थी 6.1%। मतलब हमारे 100 में से तकरीबन 6 से ज्यादा लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। और ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेटा कलेक्ट की गई है ना, ये मत समझिए कि सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला हुआ था या बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में थे। ये जो 94% या 93.99% जो है, जो लोग एम्प्लॉयड थे उस समय, वो उसकी मेजर मेजर चंक जो था वो बहुत ही लो स्केल सैलरी को पाने वाले थे। अब चलते हैं हम। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो था, सबसे मेजर फ्लॉ जो था, वो स्टैटिस्टिक्स के साथ खिलवाड़ करना। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो हमारा जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका था, जो बेस ईयर लिया जाता था, उस बेस ईयर को ही चेंज कर दिया, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्वेश्चन भी किया था उस समय। लेकिन बहुत सारे जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स थे उन्होंने बोला नहीं, पुराना समय कुछ और होता था, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो है हम नए तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। और उसका फिगर वो दिखाया जाता था कि 6%, 7%, 8% की हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और था। ऑफिशियल रेट क्या था? एवरेज 6%। एस्टिमेटेड रेट और ट्रू रेट जो था वो 4.2% थे एवरेज के। एंड अगर इसको यूपीए के पर कैपिटा इनकम्स के हिसाब से देखा जाए, तो उसको दिखाया गया कि 2x फास्टर ग्रोथ रेट है। क्योंकि यूपीए का डेटा जो है लोग पैक में दिखाया गया, उनका भी रिवाइज करके इन्होंने दिखाया, उनके भी ग्रोथ रेट को इन्होंने बढ़ाकर दिखाया। लेकिन उन्होंने ये दिखाया, ये देखो प्रीवियस ईयर से हम इतना ज्यादा ग्रो कर गए। और ये फेक डेटा जो दिखा है, जिसको बहुत सारे लोग थे, अरविंद सुब्रमण्यम थे, जिन्होंने छोड़ा था उसी समय तकरीबन, जिस समय इस तरह के फेक डेटा आने लगे, उनको रियलाइज हो गया था कि ये गवर्नमेंट जो है वो सब तरह की फेक चीजों को सामने ला रही है, फेक नैरेटिव्स बिल्ड कर रही है, जो रियलिटी से कहीं आसपास भी नहीं है। और हम इसको लेके कंटिन्यूड रहे। इससे क्यों हुआ ये? इससे क्या हुआ? जो हमारे चीफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने एस्टिमेट किया कि इंडियन जेडीपी जो है ओवर स्टेटेड किए गए थे, फ्रॉम 9% to 21%। मतलब जितना बताया गया था वो करीब 9% to 21% तक लोअर थे, उसको बढ़ा के दिखाया गया था एकदम। एनएसएसओ के सर्वेज आए थे जिसमें ये दिखाया जाता किस तरह के डेटा को सप्रेस किया जाए।
कोई भी डेटा मांगो, वो डेटा अवेलेबल ही नहीं होता था। 188 इकोनॉमिस्ट ने एक ओपन लेटर लिखा था, ठीक है, जिसको ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने साइन किया था, और कहा था कि भाई जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से प्रेरित हैं। मतलब इसमें पॉलिटिक्स घुसाई गई है, जस्ट टू शो दैट करेंट डिस्पेंसेशन इज डूइंग वेरी ग्रेट। एक फॉल्स फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट करके लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि बॉस, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नथिंग टू वरी अबाउट, इंडिया इज ग्रोइंग विद अ रैपिड पेस, एंड सो ऑन। फिर चलते हैं, कोविड आया। कोविड के समय में पहली बार जो है एकदम क्लियर कट लोगों को दिखने लगा कि बॉस, ये जितना जो बबल है वो बर्स्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट को सहारा मिल गया, कोविड का एक बहाना मिल गया। उन्होंने सारी चीजें, सारी अपनी गलतियां जो है कोविड के मत्थे फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने जो पॉलिसीज लगाई कोविड के बाद, उससे एक क्रिएट हुआ बिलियनर राज। बिलियनर राज जो कि ब्रिटिश के कॉलोनियल पीरियड से भी ज्यादा। अभी बिलियनर राज होता क्या है? इसमें यह होता है कि सोसाइटी के चंद लोगों के पास कंट्री का मैक्सिमम मैक्सिमम वेल्थ हो, और द मेजॉरिटी जो कंट्री की जो है पॉपुलेशन है, उनके पास बेयर मिनिमम रह गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये क्या होता है। अब आप देखिए, 2023 का ये डेटा है सर, ठीक है, जिसमें टॉप 1% के पॉपुलेशन के पास जो है कंट्री का टोटल वेल्थ कितना था? 40%। नेक्स्ट 9% पॉपुलेशन के पास जो है 25%। राइट? एंड कैन यू सी, 65% जो है कंट्री का वेल्थ, ठीक है, वो कितने लोगों के पास था? टॉप 10%, 1% प्लस 9%, मीन्स 90% जो थे वो 35% में बच गए, 32 और 3%। ठीक है, जिसको आप समझ लीजिए इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। अब इसमें देखिए कि इसके जो 50% जो थे, जो बॉटम में जो थे, वो एडल्ट्स थे। बॉटम 50% एडल्ट्स के पास सिर्फ 3% वेल्थ था। 3% वेल्थ, कैन यू बिलीव इट? इतनी ज्यादा इनक्वालिटी हुई थी किसी भी इकोनॉमी के लिए जिसमें इतना लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हो, जिसमें एक तरफ सारा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड फ्यू हैंड्स में हो, कुछ चंद बिलियनर्स के हाथ में हो, और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास कुछ नहीं। जॉबलेसनेस कंटिन्यू थी। फिर अभी चलते, ग्रेट इकोनॉमिक डिवाइड से क्रिएट हुआ, जिससे 271 लोग बिलियनर्स थे हमारे पास। और अभी एक रिसेंटली डेटा हुआ है कि इस 271 में कुछ बिलियनर और ऐड हुए हैं, 8 या 9, मतलब 280 बिलियनर्स हो गए। खुशी की बात है कि हमारे बिलियनर की संख्या जो है 9 लोगों से बढ़ गई है। बट हमारी पॉपुलेशन कितनी है? हमारी पॉपुलेशन जो है वो 150 करोड़ लोगों की है, लगभग। हम चाइना को भी पॉपुलेशन से, और लोगों के हाथ में कितना है, उनके हाथ में, वो पॉवर्टी लाइन में कितना है, वो आपको पिछली स्लाइड्स में मैंने दिखा दिया। ये पॉवर्टी जो है कंटिन्यूअसली ग्रो होती गई। India had 70 billionaire in 2014. By 2024, the number hit to 271, जिनकी कंबाइंड वेल्थ जो थी वो $1 ट्रिलियन की है। कंबाइंड वेल्थ मतलब 1 ट्रिलियन, अगर हमारी कंट्री की टोटल वेल्थ जो है
जो करीब 3.6 ट्रिलियन है अभी हमारी कंट्री की टोटल वेल्थ, उसका 1/3 जो है सिर्फ 271 लोगों के पास है। अगले स्लाइड में चलते हैं। एक नैरेटिव मेंटेन किया गया, एक मैनेजमेंट किया गया कि बॉस जो है, हमारे कंट्री बहुत बढ़िया चल रही है। स्टेट मशीनरी एंड कॉर्पोरेट ओन मीडिया जो है, उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया। आज आप देखिए जितने भी मीडियाज हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, मेजर मीडिया चैनल्स हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में हैं। और वो कॉर्पोरेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज से डायरेक्टली बेनिफिट। कैन यू बिलीव, पिछले 15 सालों से, मैं 15 सालों नहीं, पिछले कितने 12 साल से ये गवर्नमेंट रूल कर रही है। पिछले 8 सालों से हमारे 80 करोड़ पीपल को कोटा राशन की, अनाज फ्री राशन की जरूरत पड़ रही है। इट मीन्स अगर उनको फ्री राशन नहीं दिया जाए तो वो भूखे मरेंगे। इन अ वे अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे वाह, गवर्नमेंट ने तो बड़ा बढ़िया काम किया, गरीबों को मुफ्त अनाज बांट रही है। लेकिन क्या ये मुफ्त अनाज देने से हमारी इकोनॉमी का कोई बेनिफिट होएगा? नहीं होएगा। आइडिया ये होना चाहिए था कि जॉब क्रिएट करें, लेकिन जॉब नहीं क्रिएट हुआ। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसे रहा, इसको पूरा एक प्रोपेगेंडा मूवीज बनाएगी बॉलीवुड की। आप देखिए धुरंधर 1, धुरंधर 2 दिखाई गई हैं आपको। जैसे मैंने बताया कि मूवीज में आपको बताया गया कि देखिए इकोनॉमी में कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा था, जो नोटबंदी हुआ था उसके हमें कितने फायदा हुए, जिससे कि जो कमियां हों गवर्नमेंट की वो छूट जाए। जो कॉर्पोरेट कल्चर जो कैप्चर जो पूरा पड़ा हुआ है मीडिया का, प्रेस फ्रीडम जो कि 159 पोजीशन पे पहुंची हुई है हमारी इंडिया की, मतलब टॉप 180 कंट्रीज में 159th बिलो, आप समझ लीजिए हम पोजीशन पे हैं। और जो है बहुत बड़े बड़े स्लोगन्स दिए गए हैं, विकसित भारत, अमृत काल, ये सारे हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। उसकी बाद में चर्चा करूंगा, अभी बाद में। अब आप देखिए समरी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखिए। जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6% टू 7% ऑफिशियल नैरेटिव थी। क्रिटिकल फाइंडिंग्स बताते हैं कि 4 to 5% का हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट की नैरेटिव थी, मीडिया ये बता रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ये बोल के आई थी, सत्ता में पावर में आई थी, कि हम हर साल जो है 2 करोड़ न्यू जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। वो उन्होंने जॉब क्रिएट करना, तो नए जॉब क्रिएट कैच करना छोड़िए, अनएम्प्लॉयमेंट को 45 इयर्स के हाई पे, जो कि मैंने पिछले स्लाइड्स में भी बताया था, 6.1% पे पहुंचा दिया। वेल्थ कंसंट्रेशन, जैसे मैंने बताया था कि 1% ऑफ द पीपल को पास कंट्री का टोटल 40% वेल्थ है। जितने वर्ल्ड क्लास स्टैटिस्टिकल इंटीग्रिटी है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। जो कोई विदेशी अगर कोई चीज जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो है अगर वो देती भी थी, तो उसको ये डिबंक कर देते थे। एंड प्रेस फ्रीडम क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये है हमारे कंट्री की सिनेरियो। तो आपने देखा इस स्लाइड में, अगर आप कहिए तो मैं अभी जो, आप एक काम कीजिए, आप जाकर इंडियन एक्सप्रेस में भल्ला जी का पूरा रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आप पूरा रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी की क्या खस्ता हालत है। और आपको अभी बताया जा रहा है कि बहुत सी ये सिचुएशन हो रहा है, ये जो महंगाई हो रही है, वो सारी चीजें जो है ईरान वॉर की वजह से। ठीक इसी उसी तरीके से जैसे कि कोविड के दौरान सारी चीजें आपके यहाँ, सारा टिकरा जो है कोविड के ऊपर थोप गया। सच्चाई ये थी कि कोविड के समय भी जो है इकोनॉमी की हालत जो है खस्ता थी।
कोविड के ठीक पहले। कोविड आया, इनको एक बहाना मिल गया, सारा ठिकरा तो कोविड पे ठोक दिया और उससे बच के निकल गए। लोगों को इम्प्रेशन दिया कि भाई ये एक टेम्पररी फेज था, इसलिए आया था। फिर से एक हंकी डोरी दिखाया गया, सब लोगों को एक सब्ज़बाग दिखाए गए, फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया थ्रू मूवीज, थ्रू थिएटर्स, थ्रू दिस न्यूज चैनल्स, पेड न्यूज चैनल्स एंड ऑल, जो कि मोस्टली कॉर्पोरेट के हाथ में है। तो एक आप कंप्लीट तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ओलिगार्किक सिस्टम जो है हमारे कंट्री में क्रिएट। अब कैसे पावर को कैप्चर कर रहे हैं, कैसे ये इलेक्शन जीत रहे हैं, दिस इज योर डी टू फाइंड आउट। क्या ये भविष्य में ये इलेक्शन जीतेंगे? यस, ये जीतेंगे, क्योंकि इनके पास सारी चीजें हैं, इनके पास वो सारी मशीनरीज हैं, इनके पास चीफ इलेक्शन कमीशन है जो इनके पॉकेट में बैठता है, इनका खुद का आदमी है, इनके पास कॉर्पोरेट का वेल्थ है, इनके पास सब कुछ है। आप चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, गाते रहिए, क्राइसिस आ चुकी है। और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि मेजर क्राइसिस आ रही है और वो आके रहेगी। आप देखिएगा, आज से 2.5 या 3 महीने पहले मैंने कहा था कि हमारे इंडिया में एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज आने वाला। प्रधानमंत्री आकर कोविड लाइक सिचुएशन बोल के गए थे 2.5 महीने पहले, ईरान युद्ध के समय में पार्लियामेंट में बोल के गए थे। उस पे भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, जो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट हमें आज सजेस्ट कर रही है कि आप विदेश मत घूमिए, आप जो है ये सारी चीजें, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि आपको क्यों पोस्टपोन कर देना चाहिए अपने फॉरेन ट्रिप्स को, कैसे यू हैव टू सेव योर मनी फॉर द रेनी डेज। ये सारी चीजें 2.5 महीने पहले मैंने टिक किया था। और मैं आज फिर से प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि हमारी सिचुएशन आज से जो 2.5 महीने पहले थी उससे और खराब हो। ठीक है, इनिशिएट कॉज जो है ईरान वॉर है, तो क्या कल को ईरान वॉर बंद हो जाएगा, यूएस खत्म हो जाएगा, सब कुछ चंगा सी हो जाएगा हमारी इकोनॉमी में? आई एम सॉरी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन। हमारी कंट्री का सिचुएशन वैसा ही रहेगा। और हम डीप, क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर में अगर एक प्रॉब्लम है, आपकी माँ से फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में कुछ सिस्टम में मेरे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मुझे एडमिट करना होता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। तभी हम उसके बाद डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। फिर डॉक्टर बीइंग एन एक्सपर्ट आपको सजेशन देता है कि आपको इस चीज का परहेज करना चाहिए, उस चीज का परहेज करना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं। कुछ बेसिक चीज देता है, कुछ मेडिसिन देता है, और फिर ये करता है। इस गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल में पहले 2 साल को अगर हटा दिया जाए, 2014 से लेकर 2016 तक, जिसमें इकोनॉमी में थोड़ी सी बूम हुई थी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट जो है थोड़े से खराब शेप में गई थी और इसी कारण से वो हारे थे इलेक्शन में। 2014 के इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे थे, इतने हारे थे कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी उनको ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी की दर्जा दी जाए, और मिली भी नहीं। उसके बाद पुलवामा अटैक होने के बाद दूसरा इलेक्शन हुआ, उसमें दोबारा हुआ। हालांकि उसमें उनका बुरा, अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो शायद उतना बुरा नहीं होता, हो सकता था यही गवर्नमेंट जो है सत्ता से बाहर हो जाती, क्योंकि इकोनॉमी की शेप बहुत खराब। फिर आ गया कोविड। कोविड में जो सिचुएशन था वो आप जानते हैं, किस तरह से हम सब लोगों ने झेला है, किस तरह की मिसमैनेजमेंट हुई है, क्या क्या चीजें हुई, हम सब उसके थ्रू जा हो चुके हैं। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहूंगा, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है वो है हमारे करंट इकोनॉमी का। तो जैसा मैं बोल रहा था कि गवर्नमेंट के एडमिट ही नहीं कर रही थी कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, सब चंगा से ही दिखाया जा रहा था। आपको सब्ज-बाग दिखाया जा रहा था, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे थे, मेक इन इंडिया, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, जीएसटी लाया गया, जीएसटी की भी मार पड़ी थी। अनप्लान्ड वे में जिस तरह से जीएसटी लाया गया हमारे देश में, हरीड वे में जीएसटी लाया गया। आप देखिए कितनी बार रिवाइज किया गवर्नमेंट ने आज के बाद।
कितने बड़े फैनफेयर के साथ जीएसटी लाई थी। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, नॉन प्लान अंडर प्लानिंग के तौर पे नोटबंदी लाए, ये जीएसटी लाए। मतलब एक के बाद इकोनॉमी को शॉक देते रहे। इसके बजाय कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई किया जाए, जैसे 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था। मेजर वर्ल्ड की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई थी, इंक्लूडिंग हमारी कंट्री। लेकिन उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पढ़े लिखे थे, एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने हमारे स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया और हमें जो है 2009 आते आते तक उस क्राइसिस से बाहर लाए। तभी 2009 के इलेक्शन में वो बहुत अच्छी मेजोरिटी से, नॉट बहुत अच्छी, बहुत अच्छे नंबर से वापस आए थे। लोगों ने वोट दिया था, उनको सपोर्ट दिया था। लेकिन 2013 के बाद वो भी कहीं से इधर उधर चले गए। कुछ घोटाले हुए जिसमें कुछ सही थे, कुछ गलत थे, कुछ फेक थे, कुछ क्रिएटेड थे। फिर 2014 में एक बड़े होप के साथ एक गवर्नमेंट, फर्स्ट टाइम इन द ईयर, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ 30 years हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक पर्टिकुलर पार्टी को थंपिंग मेजोरिटी के साथ लोगों ने सत्ता में वापस दिया। मतलब उनको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं थी, वापस लेके आए थे। पहले 2 साल तक तो बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट हुआ था, क्योंकि जो लेगेसी उन्होंने किया था उतना बुरा नहीं। जिस लेगेसी को उन्होंने इनहेरिट किया था वो उतना बुरा नहीं था। थोड़ी सी कमियां थी, कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको उन्होंने रेक्टिफाई किया। और उस समय बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े थे। उस समय हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वो कि रघु राजन थे। और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, ठीक है। पनिकर थे, सुब्रमण्यम थे, इवन भल्ला साहब, सुजीत भल्ला साहब भी जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे 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 इन सबको साइडलाइन किया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मान रही थी। गवर्नमेंट का एकमात्र पॉलिसी था कैसे हम अपने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, लिबरल सोसाइटी को एक एक क्रोनी कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर दे, और एक एरिस्टोक्रेसी जो है हमारे कंट्री में बना दे, और फिल्टर डाउन थ्योरी के थ्रू जो है लोगों के पास ले गए। उससे एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए, डिमोनेटाइजेशन, देन कुछ नेचुरल फॉल आउट हुआ था, कोविड, देन जीएसटी ले आए। अभी कोविड से हम उभर नहीं पाए थे अब, मतलब नोटबंदी से उभर नहीं पाए थे, जीएसटी आ गया। जीएसटी के मार से भी चल ही रहे थे कि आ गया हमारा कोविड। कोविड से थोड़ा सा संभले ही थे, फिर से जो है नए नए प्रोजेक्ट्स, अनड्यू प्रोजेक्ट्स लाए गए। कोई कोशिश नहीं की कि नए जॉब को क्रिएट किए जाए। कोई कोशिश नहीं की जो को डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो एसएमई सेक्टर को मार पड़ी थी, जो उसका नुकसान हुआ था उसको रिजुवेनेट किया जाए, किसी तरीके से नए जॉब्स क्रिएट किया जाए। सिस्टम क्या था? बस सब चंगासी, बड़े बड़े सब्सिडी दिए गए, लोन्स लेते गए फॉरेन से। आज आप देखिए उसका क्या असर पड़ा। आज रुपीस का फॉल इतना ज्यादा हो गया है, आप बिलीव करेंगे, हम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से अपने करेंसी के, इवन अफगानिस्तान से हम बहुत स्ट्रांग करेंसी माने जाते थे, एटलीस्ट साउथ रीजन में, ठीक है, वीजा वीज यूएस, यूरोप, यूरोपियन यूनियन एंड क्या कहते हैं यूएस, यूके से हमारी, और ये इनसे हमारी जो है, जो बड़ी इकोनॉमी थी, और उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा था। हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री थे, तो कंट्री हैं, अभी भी थे क्या, अभी भी हैं। तो हमारे जो है ट्रेड इम्बैलेंसेस होते थे, वो सारी चीजें अंडरस्टूड है, वो हमारी कंट्री की इनहेरेंट प्रॉब्लम है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जो रीजनल हमारी सुप्रीमेसी थी, श्रीलंका से हमारा ऊपर होना, अभी भी हम ऊपर है। एक से तो हम पीछे हो गए। अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानी की जो वैल्यू जो है, इवन भूटान की करेंसी, वो हमसे ज्यादा बढ़िया कर रही है। हमारे पहले पैरिटी हुआ करती थी कि एक भूटान की जो उनका डोलड्रम क्या कहते हैं, उनका पता नहीं क्या करेंसी का नाम है, एक भूटानी करेंसी का इक्विवेलेंट जो है इंडिया के बराबर होता था।
लेकिन आज एक भूटानी रुपया के बराबर जो है इंडिया का 98 या 96 हो गया है। मतलब पैसे, आप समझ लीजिए। बांग्लादेश से भी हमारा, जो कि बांग्लादेश एक मेजर क्राइसिस के थ्रू अभी गया है, वहां पे रिवोल्ट हुए थे, ठीक है, उससे भी हमारा कम हुआ है। श्रीलंका से भी, जो पहले जिस रेशियो में था, यहां तक कि पाकिस्तान जो कि खत्म कंट्री है, उससे भी पाकिस्तान की करेंसी जो हमारे इंडियन करेंसी से स्ट्रेंथेंड हुई है। जो गैप था एक इंडियन करेंसी, एक इंडियन रुपीज और पाकिस्तानी रुपीज में, वो कम हो गया। अब जाके बेसिक डेटा जाके खंगाल लीजिए, उसको देखिए आप जाकर। आपको देखने के बाद पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। इसका सिंपल रीजन है कि जो करंट डिस्पेंसेशन है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं हुई, किसी तरह की अभी भी प्लानिंग नहीं है। अब आप विश्वास करेंगे, ये इनको पता था कि वॉर होने वाला है, इनको पता था कि यूएस और इसराइल जो है अटैक करने वाला है ईरान। इन्होंने रशिया से ऑयल लेना कम कर दिया ड्यू टू द यूएस प्रेशर। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम रशिया यूएस को क्लियर बोल सकते थे कि नहीं हमारा, आप वॉर करने जा रहे हैं और हमें पता है कि अब एक बार क्राइसिस आएगी, तो हम रशिया से नहीं करेंगे, रशिया हमें कम रेट पे देगी। आज के डेट पे ईरान बोल रहा है कि बॉस आप हमसे लीजिए, हम आप पे किसी तरह का हरमुज से निकलने के लिए किसी तरह का ये नहीं लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, सर्टेन यूएस प्रेशर के थ्रू, न जाने कौन सा प्रेशर है, क्या, कौन सा, कौन सी चाबी ट्रम्प के हाथ में है कि इतनी गालियां देता है हमारे मोदी जी को, इतना ज्यादा बुरा भला करता है, हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह दिया उसने, और फिर भी हम उसकी पिछलगी कर रहे हैं। अब मैं नहीं कहता कि हम अब उनके यूएस के साथ पॉलिसी, अपना रिलेशनशिप खराब कर दें, लेकिन हम फर्म एक्शन तो दिखा सकते हैं ना, जैसे हम पास्ट में दिखाया करते थे। पास्ट में बहुत बार हुआ है, इंडिया पे सैंक्शन लगा। इंदिरा गांधी के समय में सैंक्शन लगाया था यूएस ने, वाजपेयी जी के समय में सैंक्शन लगाया था यूएस। क्या हम डर के पीछे हो गए थे? नहीं हुए थे। क्या हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था? नहीं किया था। We had shown them कि look, this is our policy, our policy is independent. For you, you are also our friend, but others, Iran is also our friend. Russia is also our friend. ईरान से हमको कितना ज्यादा फायदा होता है, सस्ते दमों में, रुपीज में ईरान हमसे लेता था। हमें उसको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम रॉ मटेरियल में, एक तरह के बार्टर ट्रेनिंग होती थी हमारे ईरान और इंडिया के बीच में। लेकिन क्या हुआ, हम जाकर आंख बंद करके इसराइल के साथ जुड़ गए, हमारी पॉलिसी खराब हुई, गलतियां की, सुधार किया गया, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला। आज हम क्लेम तो करते हैं कि हमने अपने, मतलब इंपोर्ट जो है वर्सेटाइल कर दिया है, ज्यादा कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ, वेनेजुएला का ऑयल ला रहे हैं जिसको रिफाइन करने के लिए हमारे पास रिफाइनरी नहीं है हमारे कंट्री। फिर से नए रिफाइनरीज लगाने होंगे, उनकी ऑयल जो है खराब क्वालिटी की होती थी। और यूएस से, वेनेजुएला जो है यूएस से भी उधर है, वहां से इंडिया ऑयल आने में जो ट्रांजिट का टाइम लगता है, वो 35 दिन के, 35 डेज, ऑलमोस्ट 1 मंथ का लगता है। एंड जो उस पे इंश्योरेंस हमें ज्यादा पे करना पड़ता है शिप कंपनीज को, और जो शिपिंग प्राइस जो है वो डबल पड़ता है। और कोई यूएस कंसेशन तो नहीं दे रहा है, जो बढ़े हुए रेट है उसी रेट पे दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वॉर खत्म भी हो जाएगा, हम इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकलेंगे। प्रधानमंत्री की बात मानो या ना मानो आप, लेकिन अपने इकोनॉमी का ध्यान रखो, फिजूल खर्ची बंद करो आप। जैसा कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, आपको कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप सोचो कि आप जिनको वोट देते हो, जिनको आप सपोर्ट करते हो, क्या आपके वोट के लायक है? क्या आपको उन्होंने कुछ दिया है पिछले 12 सालों में? अगर दिया है तो वेल एंड गुड, चाहिए, फिर से वोट दीजिए, फिर से सपोर्ट कीजिए। लेकिन मेरी नजरों में तो बस इन्होंने देश की इकोनॉमी का बंटाधार करके रखा। मुझे मत बिलीव कीजिए, मुझे बिल्कुल बिलीव मत कीजिए आप।
मेरे पिछले सारे प्रिडिक्शन जो है इकोनॉमी को लेके सारे सही हो गए हैं, फिर भी आप बिलीव मत कीजिए। सुरजीत भल्ला के आर्टिकल्स को जाके पढ़ लीजिए। आज तक पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है, उसको जा सुन लीजिए। मैं किसी वजह से अपने चैनल में आज तक के इंटरव्यू को नहीं दिखा सकता। आप जाइए, विजिट कीजिए। मैं नॉर्मली ये कॉर्पोरेट चैनल का प्रचार नहीं करता अपने वीडियो में, लेकिन जाइए, कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी, आपको पता चलेगा कि हमारे देश की इकॉनमी। एंड प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दिस ब्लेम गेम थिंग। अरे ये तो नेहरू जी की वजह से हुआ था, अरे ये तो ईरान की वजह से हुआ था। कितना ब्लेम किया जाएगा सर? 12 साल, 12 साल कम नहीं होता है। 12 साल में हम वंडर कर सकते हैं। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने सिर्फ 5 साल मांगा था। इस देश के लोगों ने उनको 10 साल, 12 साल, बल्कि 15 साल तक दे दिया, क्योंकि सत्ता तो है ही उनके पास। जिस तरह से इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से हैं, जो भी उनकी सपोर्टिंग पार्टीज है, कम मेजोरिटी होने के बाद भी जो है छोड़ के जाएगी नहीं। लेकिन क्या इनसे इकोनॉमी संभल रही है? आई एम सॉरी, नहीं संभल रही है। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट योर चिल्ड्रंस फ्यूचर। थिंक अबाउट योर फैमिलीज फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब सेफ है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अभी अभी इस खबर मिल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लोअर रैंक के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं ना, जो कि सबसे ज्यादा सैलरी का पोर्शन होता है, गवर्नमेंट अपने ऑस्टेरिटी में उनकी संख्या में कटौती करने वाली। मतलब एक, अगर उनके जो बैंक में जो, या फिर एक जगह जो एक ऑफिस में एक क्लर्क का काम जो 5 लोग करते थे, वो कह रहे हैं नहीं, 3 को सही हम कराएंगे, 2 को हम जॉब से हटाएंगे। नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, पुराने जॉब्स हट रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो कि गेनफुली एम्प्लॉयड थे, उनको सडनली एक मेजर पॉलिसी डिसीजन से 3 लैंग्वेज सिस्टम के थ्रू बेरोजगार कर दिया गया रातों रात। मैं भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह, इन शब्दों में, मैं एक कॉकरोच बन चुका हूँ। आपने कॉकरोच पार्टी ज्वाइन की नहीं की ना? मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं एक कॉकरोच बन चुका हूँ। आपको भी बनना है, बन जाइए, घबराइए मत। अभी मोदी जी ने ना आप लोगों को एक चॉकलेट दिखाया था इटली में जाके। उस चॉकलेट को, ठीक है, वो ये नहीं दिखा रहे थे कि मेलेनी को खिला रहे थे, वो ये बता रहे थे, पहले खाओ फिर जानो। एक है ना टैगलाइन मेलोडी का, मेलोडी खुद खाओ फिर जान जाओ। तो खुद जाओ, खुद समझो इकोनॉमी की चीजों को, और देन समझ लो। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, क्लैप, दो, कीप सपोर्टिंग देम। बट अगर आपको लगता है इकोनॉमी डेंजर में है, सबसे पहले तो अपनी फिजूल खर्ची बंद कीजिए। फॉरगेट अबाउट वोटिंग एंड पार्टी पॉलिटिक्स एंड ऑल। सबसे पहले अपनी फिजूल खर्ची बंद कीजिए, अपने बजट को कंट्रोल कीजिए, वो चीजों को कंट्रोल कीजिए जो चीज आपको जरूरत नहीं, जरूरत की चीजों पे। दूसरी चीज, अपने जॉब को सिक्योर कीजिए। तीसरी चीज, अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, अगला वीडियो मुझे मेरा एआई पे आने वाला है। मैं एआई पे बनाने वाला हूँ। एआई भी जो है, सिर्फ मोदी जी की मार नहीं पड़ेगी सर, एआई की भी मार पड़ेगी, बहुत सारे जॉब्स जाएंगे। और फिर देखिएगा, आप क्या जानते हैं, ईरान वॉर के बाद सारा ठिकरा एआई पे फोड़ा जाएगा। मतलब इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग योर सेल्फ हाउ टू सेफगार्ड फ्रॉम एआई और इस तरह के वॉर्स लाइक सिचुएशन से, एक गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम यही होता है ना, कि भाई चीजों को फोरसी करें, जो आने वाले प्रॉब्लम है उसको फोरसी करें, और ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाएं कि अगर वो आ भी जाता है, अटैक भी कर जाता है, कर देता है, तो आपके पास सेफगार्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 के दौरान ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था मोदी जी ने। मैंने उसी दिन समझ लिया था कि भैया हमारा तो बंटाधार होने वाला है, हमारी पूरी कमाई का बैंड बाजा बारात निकलने वाला है। उसी समय से मैंने 3 टियर योजना बनाया था। पहला चीज कि अपनी सेविंग्स को बढ़ाना शुरू किया।
दूसरा चीज, अपने फिजूल खर्च को मैंने क्लोज किया। तीसरा चीज मैंने क्या किया, मैंने अपने स्किल को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। और आप, मैंने एक दूसरा जो है रास्ता ढूंढना शुरू किया सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आपको भी करना चाहिए। आपकी भी जॉब, अगर आपको लग रहा है नहीं 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 मैं तो आईटी प्रोफेशनल नहीं हूँ, नहीं 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 मैं तो टेक इंडस्ट्रीज में नहीं काम करता, तो मेरे तो एआई से कुछ नहीं है, मेरा तो सारा काम मैनुअल होता है। भाई साहब, सबसे ज्यादा मैनुअल काम करने वाले ही मारे जाएंगे एआई से। वार्न कर रहा हूँ। न सिर्फ एआई से प्रॉब्लम से, आने वाले मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से संभल जाइए। अपने आप को संभालिए, अपनी जॉब को बताइए, बचाइए, अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए। नहीं तो सब चंगा सी कीजिए और फिर कहिए कि भाई सब तो भगवान की मर्जी है, ऊपर वाला चाहेगा तो दे देगा, नहीं चाहेगा नहीं, सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी। हाँ भाई लोग, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड टॉक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि मैं कोरा बकवास कर रहा हूँ, वो भी लिखिए आप। आपकी सारे क्रिटिसिज्म को मैं आत्मसात करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड हैप्पी सेविंग। आई एम नॉट सेइंग हैप्पी लिविंग, हैप्पी सेविंग, बिकॉज इट्स टाइम टू सेव फॉर द रेनी डेज। फिजूल खर्ची बंद कीजिए, अपने को सेव कीजिए, कंट्री को सेव कीजिए, कंट्री की इकोनॉमी को सेव कीजिए। ठीक है? भले आप इसी बहाने कर दीजिए कि चलिए मोदी जी की हाथ मजबूत कर लें, इसी बहाने कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।